नमस्कार, राधे राधे। मैं संजीत सिंह राजपूत वृंदावन प्रॉपर्टी शो में फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी, साथ में है डॉक्टर रेणु अरोरा जी। आप दोनों का प्रॉपर्टी वृंदावन शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि 2010 से लेकर 2015 तक वृंदावन में एज अ रियल एस्टेट आप एक्सपर्ट के नज़र से आप बताएंगे हमारे दर्शकों की वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई थी। सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं, साथ में राधे राधे। और जिस तरह के पुराने शोज़ में मैंने आपको बताया कि 2005 से पहले रियल एस्टेट में क्या हुआ, 2005 से लेकर 2010 तक क्या हुआ रियल एस्टेट में, इसी तरह से मैं 2010 के बाद जो एक्टिविटीज़ वहां पर रियल एस्टेट में हुई उसके बारे में कुछ अपने एक्सपर्टीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो शेयर मैं करना चाहता हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2010 के बाद से वृंदावन के अंदर प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा अच्छी सी हलचल होने लगी और देश दुनिया के जो लोग हैं यहाँ पर आने लगे। जिस तरह से मैं बताऊं कि कनेक्टिविटी भी स्ट्रांग होती चली गई, बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर आते चले गए, नए नए निर्माण कार्य स्टार्ट हुए। और एक सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड था जो रियल एस्टेट का मेजर चेंज दिया, जो इतना आज हम लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी इतनी बूम पे है, इतनी वहाँ पर जो है सेल परचेज है, लैंड्स खरीदने जाओ तो कई बार मिलती नहीं है अच्छी अपने पसंद की। आज क्यों ऐसा हो गया? तो वो उसके पीछे सबसे जो मेन टाइम पीरियड था हमारा वो 2010 से लेकर के 2015 का, या ये समझ लीजिए नोटबंदी से पहले का। तो 2010 से लेकर जो नोटबंदी का टाइम पीरियड था उसके अंदर रियल एस्टेट अपने आप में बहुत अच्छा चला और ऐसी ऐसी चीज़ें आई कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिन्होंने पूरे दुनिया को एक वृंदावन को देखने के लिए, सोचने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मजबूर कर दिया। जैसे कि हमारा यमुना एक्सप्रेसवे 2012 में बनकर के तैयार हो गया और स्टार्ट हो गया। तो ये एक ऐसी घटना थी जो 6 लाइन का हमारा यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ। प्रपोज हमारा 8 लेन्स का है। तो जो ये हमारा 6 लेन का अपना यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ, इसके स्टार्ट होने के बाद एक ये पहले जो था यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा को कनेक्ट होकर आगरा को करता था। हमारा वृंदावन से इसका कोई कनेक्शन नहीं था। वृंदावन में आने के लिए मथुरा से घूम के आना पड़ता था। लेकिन 2012 के बाद कुछ टाइम बाद ये एक कट हमारा जो मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने एफर्ट्स करे और एफर्ट्स करके यमुना एक्सप्रेसवे से एक अटला चुंगी होते हुए हमारे वृंदावन के आने का एक नया रास्ता बनाया और वृंदावन डायरेक्टली आने लगे लोग नोएडा एक्सप्रेस से, आगरा से होकर के। तो ये एक माइलस्टोन ऐसा क्रिएट हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर जो है लोगों का आना, जो नोएडा के लोग थे और या आगरा के लोग थे, एक कनेक्टिविटी और जुड़ी। और ऐसी एक कनेक्टिविटी थी कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर बहुत स्मूथ ड्राइविंग करके हर आदमी पहुंच सकता था सेफली। जब हमारा प्रेम मंदिर वहां पर बन रहा था, कई सालों से बन रहा था, इसको बनने में 11 साल लगे, ये हमारा इसी दौरान में कंप्लीट हुआ। और प्रेम मंदिर ऐसा बनकर निकलेगा ये शायद किसी को मालूम ही नहीं था कि इतना सुंदर, ऐसा कि जिसको ताजमहल देखें तो उस समय का जो ताजमहल था आज का वो प्रेम मंदिर जो है। तो प्रेम मंदिर को देखने के लिए, इसकी लाइटिंग को देखने के लिए एक ने देखा, दूसरे को बताया, दूसरे ने देखा, लोगों को बताया, और आज पाँव रखने की जगह नहीं होती है। ये सब प्रेम मंदिर के बनने से 2014 की जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत तेज़ी से होती गई। जिस तरह से 2010 से लेकर के अगर 2013 की बात करूं तो हमारे यहाँ करीब करीब 4 करोड़ हर साल तीर्थयात्री हमारे सैलानी जो है आया करते थे वृंदावन के अंदर। लेकिन 2013 से 2013 के अंदर क्या हुआ कि जो फॉरेनर्स है वो हमारे बहुत बड़े, तकरीबन 50,000 हर साल फॉरेनर हमारे यहाँ आने लगे। लेकिन 2014 के बाद ऐसा एक अचंभा सा हुआ कि बहुत ही दिल्ली एनसीआर से, आसपास की जगहों से प्रेम मंदिर की जब ख्याति दूर फैलने लगी। और मैं आपको और बताता हूँ कि सिर्फ प्रेम मंदिर ही नहीं, प्रेम मंदिर के साथ साथ यहाँ पर जो है आपका लोटस टेम्पल आया, महारानी वैष्णो देवी का जो आपका जो बड़ी सुंदर सी स्टैचू है आप देखते हैं, ये शरीन जो माता वैष्णो देवी शरीन आया। और इन सब के आने से इस छठीकरा रोड के ऊपर एक्टिविटीज़, इस पे आना जाना और सारी चीज़ों को वृंदावन को एक नए रूप देने का काम चल पड़ा। और ये बढ़ते बढ़ते जो सैलानी थे हमारे, जो 2014 की बात करूं तो 2013 में जहां हमारे 4 करोड़ आया करते थे, सीधा 3 गुना होकर के वो हमारे 12 करोड़ हो गए। तो 12 करोड़ हमारे जो लोग थे यहाँ पर आने लगे और इस दौरान जो है ये सारी चीज़ें हुई।
मैं रियल एस्टेट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, उस एंगल से देखता हूँ कि हमारा जो स्टाम्प पेपर का जो रजिस्ट्रीज होती हैं उसका रेवेन्यू कितना आता है। उससे बेसिकली क्या है, एक एग्जैक्ट फिगर्स आती है कि कहाँ पर कितनी रियल एस्टेट में तेज़ी है, क्योंकि जहाँ सेल परचेज होती है, जहाँ तेज़ी होती है वहीं सेल परचेज होती है। तेज़ी का कहने का मतलब क्या होता है? तेज़ी का कहने का मतलब यह है कि जहाँ रेट्स बहुत तेज़ी से अप्रिशिएट हो रहे होते हैं, लोग खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं और बड़ा स्पीड से हर आदमी प्रॉपर्टी को लेना चाह रहा होता है। छोटी छोटी प्रॉपर्टी अपनी बेच के बड़ी ले रहे होते हैं, बड़ी बेच करके और बड़ी ले रहे होते हैं। जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो मार्केट में नए नए दूर दूर से आ रहे होते हैं, वो एकड़ों में लैंड परचेज कर रहे होते हैं। तो इनकी बड़ी खरीद फरोख्त जो होती है, रजिस्ट्रीज होती है, बड़ी फ्रिक्वेंटली जो होती है रिक्वेंटली, इसका मतलब होता है कि उस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी है और आगे भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे यूपी के अंदर जो रेवेन्यू है, जो हमारे स्टाम्प पेपर जो लगते हैं वहाँ पर, ये नोएडा के बाद मथुरा का ही एक नंबर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वहाँ पर रेवेन्यू होता है, रजिस्ट्री से आता है। तो आप देखिए कि कितने बड़े यूपी के अंदर नोएडा के बाद, नोएडा में तो टोटली ही रियल एस्टेट का है, लेकिन वहाँ पर रियल एस्टेट के अलावा भी बहुत सारे बिजनेस होने के बावजूद भी, ठीक है, जहाँ रिपीट सेल हो रही है, अगेन सेल से हो रही है, बार बार सेल हो रही है उसकी, ये सब चीज़ें रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं और ये एक बहुत बड़ा माइलेज थी हमारी। उसके अलावा मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ कि रियल एस्टेट में उस दौरान क्या हुआ। जैसे कि वही हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उस टॉपिक के अंदर मैं ऐड करते हुए बोलूँगा कि हमारा वीकेंड में, जो हमारा वीकेंड था, उस वीकेंड के ऊपर बहुत तेज़ी से रश आने लगा। सैटरडे, संडे, फ्राइडे, ये सब ऐसे वीकेंड थे जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत बड़ा। फेस्टिवल में तो लोग आते ही थे, लेकिन इन दोनों आना बहुत ज़्यादा बड़ा। इन दोनों जब बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे तो होटल्स की ज़रूरत पड़ने लगी। यमुना एक्सप्रेस भी तो स्टार्ट हो ही गया था। तो होटल्स को जब हम लोग उसको कर रहे थे तो होटल्स के ऊपर बहुत रिक्वायरमेंट आई। धर्मशालाएं थी, एक लिमिटेड थी, इतना फुटफॉल आ रहा था, बहुत सारे लोगों को दर्शन करके ठहरने की जगह नहीं मिल पाती थी। कोई आगरा जाके रुकता था, कोई दिल्ली जाके चला जाता था वापस। जब उनको वहाँ पर रुकने की जगहें नहीं मिला करती थी तो जो रियल एस्टेट के लोग काम करते थे तो उन लोगों ने एक अपने रियल एस्टेट को टूरिज़्म के साथ मर्ज करना स्टार्ट कर दिया। वो किस तरह से मर्ज करना स्टार्ट कर दिया कि जो भी वो स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK 2 BHK बना रहे थे, उनको वहाँ पर उन्होंने होटल्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उनको जब होटल्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर्स ने उस समय और लेनी शुरू कर दी कि वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी को सेल करना, सेल करके उनको वापस उसको लीज पे लेना और अपनी ऑपरेशंस की टीम बना करके उसको रन करना, ताकि जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, सैलानी आ रहे हैं, उनको वहाँ पर ठहराया जा सके और उनसे जो है वहाँ से रेंट लिया जा सके। उस रेंट को कलेक्ट करके जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसको माइनस करके जो भी जिसकी प्रॉपर्टी है उसको दिया जा सके। तो डेवलपर ने एक बहुत बड़ा की रोल वहाँ पर, डॉयल मतलब जो रोल था उनका वो आ गया कि उनको ज़मीनें खरीदनी हैं, बनानी हैं और ऑपरेट भी करना है और रेवेन्यू जनरेट करना है और अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देना है। तो उसमें तीन चार प्रोजेक्ट जो मेन थे वहाँ पर उस समय जो चल रहे थे, उनको धीरे धीरे कन्वर्जन करना स्टार्ट हुआ। जैसे कि प्रेम मंदिर स्टार्ट हुआ, प्रेम मंदिर में बहुत रश आया और इतने रश को कंट्रोल करने के लिए जो इतनी सारी ज़रूरतें थी रहने की, वो इतने रूम्स की ज़रूरत पड़ने लगी। तो जो कोचधाम मंदाकिनी प्रेम मंदिर के सामने था, इसको धीरे धीरे रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट था इसको होटलियर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया और विद दी हेल्प ऑफ अदर्स OTAs जो भी थे, जैसे कि मान लीजिए गोई बुगोई, मेक माई ट्रिप हैं, ओयोज हैं, अदर ऐसे 22-25 पोर्टल्स हैं जिसके ऊपर काम होता है। इनसे बिजनेस ला करके रेवेन्यू जनरेट कराया और इन्वेस्टर्स को देना स्टार्ट किया। साथ साथ ही कोचधाम मंदाकिनी के साथ साथ जो हमारा प्रेम मंदिर के बैक साइड का पोर्शन था, जहाँ पर जिसको हम सुनरग रोड कहते हैं, ये अभी आने वाले टाइम में जो हमारी 100 फुट की रोड होने वाली है, यहाँ पर एक हरे कृष्णा ऑर्चर्ड के नाम से प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में इतनी स्पीड से काम होने लगा कि यहाँ पर जितने भी स्टूडियोज अपार्टमेंट जो सिंगल रूम से या 1 BHK थे, लोगों ने परचेज करने स्टार्ट कर दिए और एक रेंटल इनकम इन्होंने जनरेट करी और बहुत अच्छा रेवेन्यू दिया, जो आज तक टाइमली सबको डिलीवर हो रहा है। और डे बाय डे और भी उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके साइजेस बढ़ रहे हैं और भी ये बनाते चले जा रहे हैं। और आज अगर मैं हरे कृष्णा ऑर्चिड की बात करूं तो ये एक लोगों का एक फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। मतलब ये आपको मैं और भी बताऊंगा कि इस समय जो हमारा वृंदावन है, ये इंडिया के 20th नंबर के ऊपर आता है वेडिंग डेस्टिनेशन के ऊपर। तो हरे कृष्णा एक ऑर्चिड जो था एक फेवरेट हम लोगों का वेडिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है। जिस तरह से
और साथ साथ हमारा हाईवे जो था NH2 ये भी काफ़ी ग्रोथ हो रहा था। यहाँ पर भी कई सारी डेवलपमेंट आ रही थी, जैसे हमारा तरंग ग्रुप वहाँ पर काम कर रहा था, कृष्णा वैली काम कर रही थी। कृष्णा वैली के अंदर भी सेम कंसेप्ट ला करके काम किया गया कि उन्होंने स्टूडियोज़ बनाए, बेचे और इन्वेस्टर से वापस लीज पे लिए और आज तक उनको टाइमली कमिट करके उनको टाइमली रेवेन्यू दिया जा रहेगा। तो मैं आपको इस पूरा जो रियल एस्टेट हुआ, उसके साथ होटलियर वाला हुआ, उनके ऑपरेशंस करे, उनको रेवेन्यू जनरेट किया, तो मैं अभी आपको मिलवाऊंगा अपने एक ऐसे लोगों से जो ओयो में हैं और ओयो के अंदर वो एज ए मैनेजर वहाँ पर वर्किंग करती हैं, एज ए सिटी हेड है वहाँ पर, और उनको एक एक चीज़ की जानकारी है जिन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने किस किस तरीके से रियल एस्टेट को साथ ले करके एक होटल्स वगैरह में अपने एक मेजर पार्ट उन्होंने रोल किया। तो मैं मिलवाता हूँ आपको ये मेरे साथ में ये वंश जी से जो ओयो से हैं। ये बताएंगे कि इन्होंने किस तरीके से रियल एस्टेट की हेल्प से आज अपनी ओयोस को बेनिफिट दिया, लोगों को रोज़गार दिया, और दोनों आज रियल एस्टेट और टूरिज़्म वृंदावन के अंदर मिल करके किस तरह से इस ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, और साथ साथ जो भी इन्वेस्टमेंट लोगों ने करी है उसको एक रेवेन्यू बना करके दे रहे हैं। एक 15 से 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतनी कम इन्वेस्टमेंट पे इतना हाई रेवेन्यू क्या दिया जाता है, कितना दिया जाता है, इसके लिए वंश जिनका नाम है ओयो से हैं, ये बताएंगे कि अपनी कंपनी के बारे में किस तरीके से काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वृंदावन प्रॉपर्टी शो वृंदावन की प्रॉपर्टीज़ को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, और साथ साथ में टूरिज़्म को, हेल्थ को, सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रॉपर्टी को हम संचालन कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि एज ए ओयो में जैसे आपने ज्वाइन किया, तो आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ दीजिए थोड़ा सा, हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाएँ कि आप ओयो से क्या करते हैं और कैसे इस तरह से आप हमारे दर्शकों को ये बता सकें कि आप वृंदावन के लिए एज ए ओयो जो मैनेजर हैं आप यहाँ पर क्या देखते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके शो में, और आपसे मिलने का सौभाग्य भी मुझे मिला। जैसे हमने कहा सर, मैं ओयो में यहाँ पे एज ए सिटी हेड वर्क करता हूँ। मतलब पूरे होटल्स वृंदावन के, मथुरा वृंदावन में जितने भी होटल्स हैं ओयो की साइड से, उन्हें मैं ही मैनेज करता हूँ, ठीक है। उनके रिकन्सिलेशन, रेवेन्यू, ऑक्यूपेंसी, बिजनेस और एवरीथिंग आई हैव टू हैंडल दैट थिंग्स, ठीक है। और जैसे जो नए होटल्स आते हैं उन्हें हाउ टू जनरेट द रेवेन्यू, उन्हें कैसे इनकम जनरेट करने का नया सोर्स देना है, कैसे उनका बिजनेस बनाना है, कैसे उस ओयो की तरफ से उनका ब्रांड बनाना है, होटल को, रेस्टोरेंट को, या जो भी उनको ब्रांड बनाना है एक, तो उसके लिए मैं वर्क करता हूँ। मेन उनकी ऑक्यूपेंसी पे, रेवेन्यू पे, ये सब मेरा काम रहता है। बिल्डर्स से, प्रॉपर्टीज डीलर्स से मिलके उनको भी एक इनकम का सोर्स देना, चीज़ों को सिखाना, एक हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म और इन सबको मर्ज करके सब ये सिखाया गया है। इसमें कि मीन्स कैसे किया जा सकता है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी सिखा दी गई बिल्डर्स को, और बिल्डर्स अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर पाते हैं उधर से, अपना एक ब्रांड बनाते हैं, मार्केट में ब्रांड बनता है, रेवेन्यू बनता है। ये आई हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो आपको नज़र में वृंदावन का क्या फ्यूचर नज़र आता है? जैसे कि आप टूरिज़्म इंडस्ट्री से हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं, तो आपको वृंदावन के अंदर किस तरह से टूरिज़्म को देखते हैं और किस तरह से रियल एस्टेट और टूरिज़्म आपस में मिल करके काम कर रहे हैं? अगर टूरिज़्म की बात करें वृंदावन में शुरू से ही एक टूरिज़्म का मतलब केंद्र रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मतलब लीलाएं यहाँ पे काफ़ी हुई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है लोगों को यहाँ पे, तो शुरू से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। बस जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है, बिल्डर्स लोगों ने अपने प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट किए यहाँ पे, और उसके बिल्डर्स से मिलकर हम एज ए टूरिज़्म को हम प्रमोट करते हैं। लोग जितने ज़्यादा अट्रैक्ट हो, उनको स्टे के लिए भी चाहिए, यहाँ पे सब कुछ चाहिए, तो बिल्डर लोगों से मिलके उनके वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का डीलर सिखा के, क्योंकि वो प्लॉट्स बेचते हैं, प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं अपनी, अब उनको अपनी मेंटेनेंस भी निकालनी है, रेवेन्यू भी निकालनी है, और जो लोग परचेस करते हैं यहाँ पे वो आते हैं 15-20 दिन में या महीने में, तो मेंटेन करने के लिए उनको एक इनकम सोर्स जनरेट करने का काम मेरा रहता है, इनकम सोर्स जनरेट रहता है। अब उसके बाद अब वृंदावन में डेवलपमेंट इतनी काफ़ी हुई है, और एक अभी जो मेन आकर्षण का बांके बिहारी जी तो है ही, साथ में एक चंद्रोदय मंदिर बन रहा है जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट मंदिर होगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 271 मीटर होगी और 71 फ्लोर्स होंगे उसमें, जिसको घूमने के लिए सिर्फ 4 दिन लगेंगे। अब लोग यहाँ पे आएंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, यहाँ पे स्टे करेंगे, फूड एंड बेवरेजेस पे खर्चा करेंगे, तो एक रेवेन्यू का सोर्स जनरेट होगा वृंदावन के लिए। तो एक वृंदावन का ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आएंगे, नेशनल क्लाइंट्स भी आएंगे, हर तरह का क्लाइंट आएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे इन्वेस्ट भी करेगा, फ्यूचर भी बनेगा काफ़ी। और आने वाले टाइम में मैं कह सकता हूँ कि वृंदावन ही एक, जैसे दुबई का बुर्ज खलीफा है, तो वैसे ही वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर यहाँ पे मतलब एक आकर्षण का पात्र रहेगा पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट हैं
उस पे आपके ओयो के काफ़ी सारे बोर्ड्स लगे होते हैं। जी। ये सब बारे हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं और आप में किसकी ये मदद से और किस चीज़ से सब हो रहा है ये? जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि मीन्स कैसे सब कुछ हो पा रहा है। जैसे हम वृंदावन आए थे, ओयो जब मार्केट में एंट्री की थी तो मार्केट को पूरा एनालाइज किया। तो यहाँ पे बिल्डर्स लोग की प्रॉपर्टीज़ होती है, जगह होती है, वो फ्लैट्स बेचते हैं यहाँ पे। अब लोगों से उनको रेवेन्यू निकालना है, मेंटेनेंस करनी है। अब यहाँ लोग आते हैं कृष्ण जी के सानिध्य, बट वो कई 15-20 दिन में आ पाते हैं। बिल्डर्स लोग उनको प्रिपेयर करके देते हैं। अब वो उसमें क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट करना होता है। अब उस प्रॉपर्टी हमें बिल्डर लोगों से मिले, उनको समझाया कैसे वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ एक मतलब जो रियल एस्टेट में वो पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, वो अपना इनकम सोर्स भी जनरेट करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कर सकते हैं। अब उसको आप फर्निश करके होटल कन्वर्ट कर सकते हो। ओयो ने भी फाइनेंशियल सपोर्ट किया और साथ में बिल्डर्स लोगों ने भी ओयो को सपोर्ट किया। तो दोनों ने मिलके उसको एक होटल में कन्वर्ट किया और वो ब्रांड बन गया। अब उसके बाद जिनके फ्लैट्स है यहाँ पे, उनको महीने के 7 से 10 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। 15-20 लाख जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे पर फ्लैट का, तो उन्हें महीने का 7 से 10 हज़ार भी मिल रहा है। नहीं रहते तब भी, उन्हें रहने के लिए भी यहाँ पे रूम्स जब भी आएंगे अवेलेबल रहते हैं। उससे क्या होता है कि प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जब एक ब्रांड बन जाता है और एक उसमें मार्केट में नाम होता है तो उसकी एप्रिसिएशन रहती ही रहती है। और वो आज 15 लाख का, कल को वो हाई डिमांड में ही बिकेगा। 20 लाख का भी और 25 को डिपेंड करता है एप्रिसिएशन कितना ज़्यादा उस टाइम पे हो रहा है ब्रांड के ऊपर। तो हॉस्पिटैलिटी और ओयो और बिल्डर्स ने मिलके ये सब मर्ज करके एक वृंदावन में एक टूरिज्म का केंद्र बनाया है इसे। कुल मिला के ये कहना हुआ कि ओयो के साथ वृंदावन के एक बॉन्डिंग और एक समझ लीजिए कि आपस में कोलैबोरेशन करके या मिल करके काम कर रहे हैं, जिससे कि एक बिल्डर्स वगैरह जो हैं, डेवलपर्स वगैरह हैं, वो प्रॉपर्टीज़ को बना रहे हैं, बना करके हम लोग ओयो को टाई अप करा के दे रहे हैं और ये लोग रेवेन्यू जनरेट करके उसको दे रहे हैं। इनका कहना यह है कि 25-30 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी होती है 10 से 12 हज़ार रुपये के बीच में उसका रेंट मिल जाता है। और अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी होती है तब जा करके उसका 10 से 12 हज़ार रुपये रेंट मिलता है और एप्रिसिएशन मिलता है। उसके साथ साथ इनका कहना यह है कि कुछ दिनों के लिए अपनी प्रॉपर्टी में आके रहना चाहते हैं तो वो रह भी सकते हैं। तो इस तरह के जो एक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है कि जहाँ पर भी कुछ पैसा लगा करके और उसका हर महीने का रिटर्न लिया जा सकता है और प्रॉपर्टी को मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं देता, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो तकरीबन हम ये बंशी क्या समझ सकते हैं कि 25 लाख की जो प्रॉपर्टी है ये हमारी, जैसे आपने कहा ब्रांड बिल्ड हो जाता है, सारा काम हो जाता है, तो ये कितने तक की हो जाती है कुछ टाइम में? ये आपका क्या कहना है आपके सोच के हिसाब से? जैसे कि मैं समझता हूँ कि कुछ सालों में ये प्रॉपर्टियां जो हैं 1.5 से 2 गुना हो जानी चाहिए जब इसकी रेवेन्यू जनरेशन होता है। और जो चंद्रोदय मंदिर आ रहा है इसके बाद तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी से हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे अब तो ब्रांड बन जाता है, अगर ब्रांड की एक वैल्यू होती है, आजकल जो भी है सब कुछ ब्रांड पे ही डिपेंडेंट है। अब आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की 15 लाख की, 20 लाख की, जो भी अमाउंट की परचेज़ करी, विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स वो ब्रांड बनने के बाद उसकी एप्रिसिएशन लगभग डबल के आसपास हो ही जाती है। और जब चंद्रोदय मंदिर ऑलमोस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन में है, बिल्ड हो जाएगा, तो उसके बाद आप सोच सकते हो कि रेट भी आसमान छुएंगे। जो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कल को वो आपको एप्रिशिएट होकर ही, काफ़ी एप्रिशिएशन होकर ही मिलेगा। एक तरह से इन्वेस्टमेंट का बेस्ट पर्पस है वृंदावन में। इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट एरिया आप वृंदावन में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी जो सर हमारे जो ओयो के सिटी हेड थे वृंदावन के, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है वहाँ के हॉस्पिटल्स के बारे में, वहाँ के होटल्स के बारे में, तो वहाँ से हम रिटर्न आ गए हैं। तो कुछ और भी हमें आप जानकारी दीजिए, जैसे कि 2010 से लेकर 2015 तक वृंदावन में प्रॉपर्टी को लेकर कि क्या उछाल रहा और क्या क्या उसमें प्लान थे। जी देखिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने जानकारी ली कि वहाँ पर हमारे जो सिटी हेड थे उन्होंने बताया, इस दौरान साथ साथ जो रियल एस्टेट की और भी एक्टिविटीज़ हुई, ये हुई कि वहाँ पर एक रुक्मणी विहार जो 183 एकड़ में डेवलप होने की तैयारी में आ गया और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स दिल्ली एनसीआर से, फरीदाबाद से वहाँ पर आए, उन्होंने ज़मीनें खरीदी, उस पर अप्रूवल कराए और उस पर काम स्टार्ट किया। और साथ साथ एक जब यमुना एक्सप्रेस वे बहुत कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली चलने लगा तो एक मल्टी लेवल का जो पार्किंग थी वहाँ पर उस पर काम हुआ। 600 गाड़ियों की वहाँ पर पार्किंग बनी और 4 फ्लोर की हुई और रनिंग में आई वहाँ पर, क्योंकि गाड़ियाँ बनी, फ्लो बना, सारी चीज़ें जो है उस हिसाब से हुई। और साथ साथ क्या है कि एक चंद्रोदय मंदिर जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल बनने जा रहा है उसकी एक अनाउंसमेंट हुई। जी बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगा कि 700 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 70 मंजिला जो है जाना है, एक ऐसा वर्ल्ड का आइकॉन बनने जा रहा है जिसमें रियल एस्टेट को आज दिख रहा है कि सब जगह बूम है। तो वो सारी एक चीज़ है। और मैं आपको एक और भी जानकारी देना चाहूँगा इसकी टेक्निकल के बारे में कि जैसे बुर्ज खलीफा है, वहाँ पर जो भी बना हुआ है वो एक ज़मीन के अंदर जो है
50 मीटर तक गया हुआ है। जी। लेकिन हमारा जो चंद्रोदय मंदिर है ये 55 मीटर की डेप्थ तक गया हुआ है। तो आप ये समझिए कि अगर 55 मीटर की डेप्थ तक कोई चीज़ गई हुई है तो कितने मंजिल जो है वो ज़मीन के अंदर गया हुआ है और कितने मंजिल ऊपर उठ के आने वाला है। और उसके जो आप वर्ल्ड के ऊपर जो टॉलेस्ट टेम्पल ये बन रहा है वर्ल्ड का, इसके ऊपर से आपको ताजमहल भी टेलीस्कोपिक से दिखाई देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी चीज़ें जो वृंदावन में बन के आ रही हैं, जो आज इतनी रियल एस्टेट में तेज़ी है, इतना जो है ज़मीनें नहीं मिल पा रही हैं या हर आदमी इन्वेस्ट करना चाह रहा है और अच्छे लोगों को ढूंढ रहा है कि अच्छे लोग हमें मिलें जो हमारे को इन्वेस्ट कराएं, ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ें 2010 से लेकर 2015 के बीच में बहुत हुई है ऐसी। जी सर, ऐसा कोई एक कॉन्टैक्ट नंबर हम देंगे जो कोई अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनको कुछ मार्गदर्शन मिल जाए, कोई आपका नंबर? देखिए कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर आप प्रोग्राम में देख रहे हो तो, जिसका नंबर है 8687900900 8687900900। इसमें आप हमसे टूरिज़्म के बारे में जान सकते हैं, इसमें आप हमें हेल्थ की टिप्स के बारे में जान सकते हैं और रियल एस्टेट के प्रोजेक्टों के बारे में जान सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की कोई जानकारी लेनी हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारे एसोसिएट्स बन के सेल्स से जुड़ना चाहते हैं तब आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एज ए डेवलपर आप कहीं से भी आकर के हमारे यहाँ वृंदावन के अंदर काम करना चाहते हैं, कोई ज़मीनें परचेज करना चाहते हैं, अच्छा कोई प्रोजेक्ट आपके माइंड में है, आप हमारी कोई सपोर्ट चाहते हैं, तो हम मिलकर डिस्कस करके एक वृंदावन के लिए एक अच्छी चीज़ों को लिए हम ऑलवेज वेलकम करते हैं कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें, सिटिंग करें और एक अच्छे प्रोजेक्टों का निर्माण कर सकें और मिलजुल के टीम वर्क में काम करें। सुंदर जी, एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा। जो वृंदावन के अंदर हरियाली तीज मनाई जाती है, उतने धूमधाम से मनाया जाता है, तो आप बताएंगे सर ये जो हरियाली तीज है ये वृंदावन के अंदर किस टाइप से मनाया जाता है? देखिए, हरियाली तीज का वृंदावन से बहुत ज़्यादा एक महिमा है हरियाली तीज की। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हरियाली तीज एक ऐसा पर्व है जिसमें मतलब उसकी एक बहुत बड़ा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में आपको ये करूँगा कि बिहारी जी का जो मंदिर है, इस बिहारी जी के मंदिर के अंदर श्री कृष्ण और राधा जी का जो विग्रह मूर्ति है उसको एक सोने के जड़ित हिंडोले के अंदर उनको विराजमान किया जाता है और उनको झूला झुलाया जाता है। और ये सारी जो जानकारी है इसके लिए मैं आपको ज्ञानेंद्र महाराज जी से मिलवाता हूँ। ये आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे और श्री कृष्ण जी से, बाके बिहारी जी से, और किस तरह से ये पर्व को ये मनाया जाता है। और आप इसकी पूरी महिमा को अगर सुनेंगे तो आप ये सोचेंगे कि आप इसको दर्शन किए बिना रह नहीं पाएंगे और आप खींचे चले आएंगे। ये आपको ज्ञानेंद्र महाराज जी अब आपको बताएंगे कि इसकी महिमा क्या है, कैसे है, क्योंकि ये जो ज्ञानेंद्र महाराज जी हैं ये गोस्वामी जी हैं हमारे बाके बिहारी मंदिर जी के। ये पीढ़ी दर यहाँ पर चले आ रहे हैं। श्री हरिदास जी जो यहाँ के महंत थे, जो यहाँ के जिन्होंने के ये पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर काम हो रहा है, उनके वंशज हैं। ये अपने पूरे बाके बिहारी जी मंदिर में जिस तरह से हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है इसके बारे में पूरी आपको जानकारी देते हैं। तो तीज की क्या मानता है बाके बिहारी जी को लेके? तीज का है भाव ये कि बाके बिहारी जी झूठा दे रहे हैं, राधा रानी झूला झूल रही हैं। राधा रानी जब थक जाती हैं तो ठाकुर जी उनका चरण सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी का जो है द्वारा राधा रानी का श्रृंगार जो आप देखिएगा झूले पे बैठने के बाद हवा लगने से बिखर जाता है। काजल है, लिपस्टिक है, सिंदूर है, बाल हैं, तो उस सबको सही तैयार करके ठाकुर जी राधा रानी के श्रृंगार को करके फिर पुनः उसमें झूले में बैठा के भाव है कि झूठा दे रहे बिहारी और झूला झूले राधा प्यारी। अच्छा, जो हमारी महिलाएं हैं और कुंवारी कन्याएं वो किस चीज़ को मान के व्रत रखती हैं? ये ठाकुर जी का तीज का वो जो बड़ा पर्व है और जिन बिटियाओं का विवाह पक्का हो जाता है वो लोग इसमें व्रत रखते हैं। और तीज का बहुत बड़ा महत्व है हम लोगों के हिंदू में, वैष्णवों में, कि तीज में ससुराल से और बेटियों का जो है तीज पे जब संबंध पक्का हो जाता है तो व्रत रखते हैं कि ठाकुर जी के सखी के भाव में कि राधा रानी की सखियां हैं और ठाकुर के दर्शन के लिए, तो सब अपने अपने भाव से ही तीज का वो करते हैं। और ठाकुर जी के यहाँ पर जब व्रत रहते हैं तो ससुरालों से अपना झूला झूलने के लिए वो पट्टा आता है, घेवर फैनी आती है, अपना स्वाग पिटारी का सामान आता है, अपना जो है साड़ी बिछुआ वगैरह ये सब जो 16 श्रृंगार होते हैं लेडीज़ के वो सब उनके लिए आते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ जो राधा रानी को है 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है।
कब कौन सा श्रृंगार ठाकुर जी का, राधा रानी का बिखर गया, जो ठाकुर उसको सही करेंगे, वही भाव यहाँ पर है। सामने आप देख रहे हैं ठाकुर जी सोने चांदी के झूले के अंदर में झूला झूल रहे हैं, जिसके अंतर्गत में पीछे ठाकुर जी के पीछे जो है वो एक सैया लगी हुई है, जिसमें तकिया है, 2 बड़े बड़े दर्पण लगे हुए हैं, वहीं पर सिंदूर है, इत्र है, कंगा है, छोटा दर्पण भी है, क्योंकि अभी देखिएगा फेस देखने के लिए छोटा दर्पण है, पर अगल बगल की साइड देखने के लिए 2 बड़े दर्पण लगा रखे हैं। उसके अंतर्गत में राधा रानी अपने आप को निहार रही हैं, ठाकुर जी उनको दिखा रहे हैं कि प्रिया जी आप देखो, अच्छी लग रही हो ना, कहीं कोई कमी हो तो मुझे बताओ, तो मैं फिर उसको सही कर दूं। वो भाव से यहाँ राधा रानी को झूठा दे रहे हैं और राधा रानी यहाँ झूला झूल रही है। वृंदावन से ज्ञानेंद्र महाराज जी ने जो हरियाली तीज पे जानकारी दी सर, वो बहुत ही जानकारी थी, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 लाइन अगर आप भी कुछ बोल सके इस पे तो। जी, देखिए हरियाली तीज पे उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी और इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नई जानकारी मिली। मैं तो सिर्फ हरियाली तीज के बारे में इतना ही कहूँगा कि हरियाली तीज पे तो हम ये कहते हैं कि ठाकुर जी पधारो झूलन घेर आए बदरा। और दूसरी बात यह कि ठाकुर जी हैं, बिहारी जी हैं, ये आप इनसे अगर एक मोती मांगो तो मैं तो ये कहूँगा, एक मोती मांगो तो मुझे हार दिया, और मैंने धुन मांगी तो सितार दिया, मेरी झोली जी छोटी उन्होंने पूरा संसार दिया। जी सर, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। अगला क्वेश्चन मेरा डॉक्टर रेणु अरोजा जी से है कि मैम इस कोविड के दौर में जो हमारे दर्शक हैं वो अपने शरीर को और दिमाग को कैसे स्वस्थ रखें, इस पे आप अपना कुछ विचार दें। राधे राधे। संजीत जी, ऐसा हुआ कि जब कोविड आया तो हम सब लोग प्रिपेयर ही नहीं थे कि एकदम से ये सब क्या हो गया। हम तो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते जा रहे थे, फिर मीडिया ने कुछ बताना शुरू किया, सब कुछ पता चलता गया और एक ही चीज़ फोकस होती गई कि शरीर को ठीक रखो, शरीर को ठीक रखो, अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखो, ये करो, काढ़ा पियो, ऐसे करो, वैसे करो, और हम सब लोग घबरा गए। उस सब में हम ये सब भूल गए कि शरीर के साथ और भी हमारे कुछ अंदर कुछ जुड़ा हुआ है, उसकी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। वो हेल्थ क्या है? माइंड, बॉडी और सोल। हमने बॉडी की तरफ तो ध्यान दिया, उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाते रहे, लेकिन जो नेगेटिविटी आ रही थी हमारे माइंड से, उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया और माइंड कमज़ोर होता गया। वो क्यों कमज़ोर हुआ? कि मीडिया की खबरें सुनते थे, लोगों की खबरें सुनते थे, व्हाट्सएप से मैसेज आते थे। उससे क्या हुआ? हमारा मन इतना कमज़ोर हो गया कि हमारी फिज़िकल बॉडी भी कमज़ोर होती गई। जब हम इन दोनों चीज़ों से इतने कमज़ोर हो रहे हैं तो सोल तो कहीं दूर उसकी सुनवाई ही नहीं हो रही। तो हमारी हेल्थ कैसे ठीक रहेगी? जब हम माइंड, बॉडी, सोल तीनों के ऊपर काम करेंगे। जैसे एक गाड़ी होती है, उसकी जब तक अलाइनमेंट ठीक नहीं होती तो गाड़ी ना तो माइलेज ठीक देती है, ना गाड़ी ठीक से चलती है। यही चीज़ शरीर के साथ जुड़ी है। माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर अगर एज अ नेचुरोपैथ डॉक्टर आप मुझसे कहेंगे तो शरीर तो ठीक है, ठीक कर रहे हैं, लेकिन मन का क्या? क्योंकि मन और शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप कोई सोच आती है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, एकदम शरीर आपका रिएक्ट करता है। और जब हम सुनते हैं टीवी में कुछ भी नेगेटिविटी, तो हमारे शरीर में या तो एंग्जाइटी आ जाएगी, या गुस्सा आ जाएगा, या फियर हो जाएगा, और आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई चीज़ खुशी की फील नहीं करेंगी। और जो हमारे इमोशंस है ना, वो हमारे अंदर एक और चीज़ है, वो है हमारे सातों चक्र। जैसे एक इस कमरे में हम बैठे हैं, आपको पता है इस कमरे में बटन लगे हुए हैं। कौन सा बटन एक ट्यूबलाइट का है, कौन सा बटन एक पंखे का है, कौन सा बटन एसी का है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, और वो सातों चक्र हमारे इमोशन से जुड़े हैं। वो सातों चक्र क्या है, मैं उसका छोटा सा आपको बता देती हूँ कि सबसे एक रूट चक्र होता है जिसको मूलाधार चक्र बताया जाता है, उससे ऊपर एक होता है स्वादिष्टान चक्र, उससे ऊपर मणिपूरक चक्र, फिर हमारा हार्ट चक्र जिसको अनहद चक्र भी बोलते हैं, उससे ऊपर है हमारा थ्रॉट चक्र, और फिर है हमारा सेंटर जो हमें आज्ञा चक्र बोलते हैं, और सबसे ऊपर है सहस्त्रार जिसको क्राउन चक्र बोलते हैं। हमारे अगर ये चक्र बैलेंस रहे तो हम मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बैलेंस भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। मैम, जो ये आपने चक्रास के बारे में बताया था, इसको कैसे बैलेंस रखेंगे, आप इसके बारे में बता दीजिए। एक्चुअल में ये बहुत ही डिटेल का विषय है, एक शो में ऐसे बताना मुश्किल होगा, तो हम आगे आने वाले शोज़ में ये बताऊंगी मैं हर चक्र के बारे में, और कौन सा इमोशन किस चक्र से जुड़ा हुआ है, और कैसे आप अपने को हेल्दी रखेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, आगे हमारे शोज़ देखते रहेंगे, तो आपको इन सब की जानकारी मिलेगी।
तो डॉक्टर रेणु अरोरा जी, आपको वृंदावन प्रॉपर्टी शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र दत्त जी, आप भी इस प्रॉपर्टी शो में आए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतना प्यार हमारे इस शो पे दे रहे हैं। तो देखना ना भूले, हर एक रविवार सुबह 8:15 पे वृंदावन प्रॉपर्टी शो, याद रखें, हर एक रविवार सुबह 8:15 पे। तो सभी लोगों को नमस्कार, राधे राधे।